नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए पहला चरण 10 फरवरी को शुरू होगा। यानी पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को यानी परसों शुरू हो जाएगी और 10 तारीख को वोट पड़ेंगे। 58 सीटें और 11 जिले पहले चरण में इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के मतदाता वोट डालकर अपने आगाज और अंदाज दोनों बयां कर देंगे और ये पहला चरण एक ऐसा संकेत और संदेश देगा जिससे आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा, क्या दशा होने वाली है राजनीतिक दलों की, ये साफ हो जाएगा। मंथन में आज इसी पर बात, पहला चरण 58 करण। किसान आंदोलन के बाद जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 2022 का पहला चरण बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद कटाजुज वाला है। मतलब कटाजुज इन सेंस आपस में बहुत ज्यादा तगड़ा मुकाबला है। सीधा मुकाबला नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच। कहीं कहीं बहुजन समाज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय भी बना रही, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस और अन्य दल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अब अचानक किसी डिब्बे से कोई बोतल से कोई जिन निकल आए तो बात अलग है। कुल मिलाकर अगर स्थितियां परिस्थितियां देखी जाएं तो ये बेहद रोचक चुनाव होने जा रहा है और 10 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए, पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया। हालांकि इस चुनाव में ना शोर था, ना उस तरह की धुआंधार रैलियां थी। डोर टू डोर प्रचार के अंतिम दिनों में नेताओं ने कोशिश की कि डोर टू डोर के नाम पे कुछ लोगों तक एक्सेस किया जाए। चौधरी जयंत सिंह एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पहले चरण में। जयंत का भी भविष्य ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये पहला चरण तय कर देगा कि वो वास्तव में चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत को कहां तक ले जा पाएंगे। अखिलेश यादव और चौधरी जयंत का गठबंधन है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का। ये अपने आप में देखना होगा कि कौन कहां क्या किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी ये देखना। और प्रचार थमने के बाद एक पूरा का पूरा एक समय एक वक्त प्रचार के लिए जो दिया जाता है वो पूरा हुआ। प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से, राजनीतिक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, रोड शो के जरिए, यात्राओं के जरिए पूरी ताकत लगाई। प्रियंका गांधी ने भी पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी बीच बीच में कुछ करती नजर आई। लेकिन कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दलों के नेता मैदान में निकले और बहन कुमारी मायावती अभी प्रचार के अंतिम दौर में वो चुनावी जो रण है उसमें कूदी और उन्होंने उसका कारण भी बताया कि क्यों वो थोड़ा बाद में आई, उनकी अपनी रणनीति है। लेकिन जिस तरीके से अंतिम दिनों में, जिस तरीके से पूरे इलाके में जिन्ना और गन्ना, ये सब इस तरह के मुद्दे जो आए, गन्ना का मुद्दा, जिन्ना का मुद्दा, हिंदू मुसलमान दंगाई, ये जबरदस्त तरीके से मतलब किया गया। और जो कुल मिलाकर जहां जहां आप देख सकते हैं, हमारे जो एक विंडो में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पहले चरण में किन जिलों में वोटिंग है। 11 जिले हैं, 58 सीटें हैं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो वास्तव में ये जिले बड़े बड़े सांवली है, वहाँ कैराना है। कैराना को लेकर एक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अमित शाह 2-3 बार कैराना गए, योगी आदित्यनाथ गए और वहाँ से, कैराना से जो चुनावी तीर छोड़े गए वो निश्चित तौर पर जहर बुझे तीर थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने भी चर्बी वाला बयान देकर, किसी ने कहा गर्मी उतार दूंगा, किसी ने कहा सर्दी ला दूंगा, शिमला बना दूंगा,
और किसी ने भाई वोटर हैं, जो जयंत चौधरी ने कहा कि भाई वोटर हैं वो चर्बी उतार देंगे। तो इस तरीके के बयान भी दोनों तरफ से आए और ये अपने आप में ये वहाँ की जो चुनावी गर्मी है वो दर्शाता है। और इसीलिए आज चूंकि प्रचार का आखिरी दिन था तो हमने मंथन में इस मुद्दे को लेना ज़्यादा वाजिब समझा, क्योंकि ये बड़ा अहम मुद्दा है और तमाम हमारे जो प्रमुख जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे इशारा हो रहा कि एक ब्रेक लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बात और बता दें कि 2017 में इन 58 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 53 यानी 53 विधानसभा सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 2 सीटें और राष्ट्रीय लोकदल RLD चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, अब चौधरी जयंत सिंह की पार्टी, इसको केवल 1 सीट मिली थी। कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा और बाकी निर्दलीय भी 0 बटा सन्नाटा, यानी सारे दल मुकाबले से बाहर थे और 2-2 सीटें मिलने का मतलब भी कहीं आप गिनती ही नहीं है। तो इस बार क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और सवाल ये भी है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और RLD का गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी ये क्या वापसी कर पाएंगे वहाँ पर, ये भी बड़ा सवाल है। और पहले चरण के चुनाव में इन राजनीतिक दलों के समीकरण क्या हैं और कैसे तस्वीर उभर रही है, इन सब चीज़ों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों से। और वास्तव में बड़ा गुणागणित बड़ा ज़बरदस्त है, गुणा भाग भी बड़ा ज़बरदस्त है। नेता अपना गुणागणित बैठकर वो लगा रहे होंगे कि भाई कहाँ क्या हमारा, कहाँ कमज़ोर, कहाँ मजबूत है। और बिना देर किए अब हम अपने सहयोगियों के पास सीधे चलते हैं जो इंतजार कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि वास्तव में क्या गुणागणित है, क्या कहानी है पहले चरण की, और उन्होंने इतने दिनों के प्रचार में क्या ऑब्जर्व किया, क्या उनका मंथन और चिंतन है। तो आगरा से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजयेंद्र चौहान जुड़े हैं, ब्रज क्षेत्र के बारे में अजयेंद्र बताएंगे। हमारे दूसरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी जयवीर मावी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ सहयोगी गिरधर पचौरी मथुरा से जुड़े हैं। अभी ब्रज भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। और अभी जो सांवली का जो इलाका है बहुत चर्चित रहा है, उससे हमारे सहयोगी दीपक शर्मा अभी जुड़ेंगे। और राजू शर्मा हमारे मेरठ के बहुत उदीयमान और युवा सहयोगी हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सभी साथियों का। चुनाव ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और अब वोटिंग है परसों आपके यहाँ, यानी 10 तारीख को। अजयेंद्र से शुरुआत करते हैं। और अजयेंद्र, क्या परिस्थितियां आज लग रही हैं? पिछली बार तो 9 की 9 सीटें आगरा की भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार क्या आप देख रहे हैं वहां पर? हाँ देखिए, इस बार चुनाव बिल्कुल अलग है। अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो 2017 में आगरा नहीं पूरे ब्रज क्षेत्र में भाजपा ने अपना झंडा फहराया था, भगवा झंडा फहरा था। लेकिन इस बार का जो चुनाव है 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है। अगर हम हकीकत की बात कर लेते हैं तो ब्रज क्षेत्र में इस बार भाजपा के सामने जो सबसे बड़ी जो टक्कर देने वाली पार्टी है, जैसा कि आपने भी बताया कि समाजवादी पार्टी और RLD गठबंधन। आगरा जिले की हम बात कर लेते हैं तो आगरा जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में तकरीबन 3 से 4 जगह पर समाजवादी पार्टी और ये का गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं उनके आमने सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर है। और इस बार 2017 से बिल्कुल अलग रुझान देखे जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि जिस तरह से जीत का परचम भाजपा ने 2017 में लहराया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखा गया कि जहां पर मौजूदा विधायक हो चाहे राज्य मंत्री हो, उनके लिए गांव में खदेड़ा कोविड जैसी कहानी आई और कहीं ना कहीं वहां से प्रत्याशियों को वापस लौटना पड़ा। और आगरा में भी इस तरह का माहौल कई जगह देखने के लिए मिला है और जो मजबूती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो 2012 में जिस तरह की समाजवादी पार्टी में मजबूती दिखाई दे रही थी, इस बार RLD के गठबंधन में, जैसे कि आपने शुरू से ही बताया कि जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पर है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, 10 फरवरी को यह चुनाव है। और लेकिन आगरा की अगर हम बात कर ले तो आगरा की 2 से 3 विधानसभाओं में जहां RLD का प्रत्याशी है और वहां वो प्रत्याशी की मजबूती काफी नजर आ रही है। हालांकि वहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी काफी मजबूत प्रत्याशी है। लेकिन इस बार जो कहा जाएगा कि एक तरफा चुनाव नहीं होगा, ये बिल्कुल तय है। इस बार जो कहा जाता है कि कांटे की टक्कर होने वाली है,
तो आगरा में 9 सीटें हैं। अगर हम पूरे ब्रज क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो यही आलम मथुरा में भी है। कुल मिलाकर ब्रज में 23 सीटें हैं। 23 सीटों में अगर हम बात कर लें तो वहां पर कहीं ना कहीं, जैसे कि आगरा के ब्रज क्षेत्र में की बात कर लेते हैं तो माहौल में बिल्कुल गर्मी है। मथुरा की हम बात कर लेते हैं तो मथुरा में जिस तरह से मथुरा वृंदावन, जो वृंदावन और मथुरा की विधानसभा सीट है, जहां से कि भाजपा से 2017 में श्रीकांत शर्मा, जो कि प्रदेश में कैबिनेट ऊर्जा मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री से ऊर्जा विभाग उनके पास था, कहीं ना कहीं इस बार जो उनके सामने प्रत्याशी है उसको, वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, मजबूती देखी जा रही है। एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो 2017 के आंकड़े, अजेंद्र बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल अजेंद्र ठीक कहा कि खदेड़ा होवे तो ये कहिए शुक्र मनाइए, ये जो जिनका खदेड़ा होना था वो भगवान का शुक्र मनाएं कि वो इस बार प्रचार डिजिटल में ही सिमटा रहा। उस तरीके से रैलियां और गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले जनसंपर्क नहीं करने की मजबूरी थी, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना धीरे धीरे अपना प्रचंड रूप ले रहा था। हालांकि अब कुछ काबू में नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा के न्यूज़ के माध्यम से अनुरोध है कि गाइडलाइंस का पूरा सभी पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और शारीरिक दूरी बनाए रखें। ये हम बार बार अनुरोध भी करते रहें। लेकिन वास्तव में ये जो कोरोना ने ना ये जो जिनका खदेड़ा होना था उनको बचा लिया। कम से कम वोटों में चाहे उनका खदेड़ा होगा या नहीं होगा, ये तो जब परसों 10 तारीख को वोट पड़ेंगे तब पता चलेगा, और आगे जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो वास्तव में उन्हें दौड़ाया जाना था, जैसे कि घोषणाएं थी और कई जगह ऐसा देखने को मिला, तो उससे वो अपमान से बच गया सार्वजनिक रूप से। ये एक अच्छी बात है और राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके कतई पक्षधर नहीं है। मथुरा जो कृष्ण की नगरी है, ब्रज का ही क्षेत्र जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सीधे गिरधर पचौरी के पास चलते हैं और मथुरा का जो राजनीतिक पारा है, समीकरण है, उसको जानते हैं। गिरधर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जिस तरह से पिछली बार भाजपा का प्रचंड बहुमत रहा था। हमारी मथुरा की बात करें, मथुरा जनपद 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां 2017 में 4 अपनी सीटों से भाजपा का कब्जा रहा। वहीं माट विधानसभा से जो 8 बार के लगातार विधायक हैं बसपा से, पंडित श्याम सुंदर शर्मा, उन्होंने ही बाजी मारी थी, 4 पर कमल खिल पाया था। लेकिन आज की अगर स्थिति की हम बात करें 2022 के चुनाव की, आज की स्थिति बीजेपी के उलट दिखाई दे रही है। बीजेपी कहीं टक्कर में तो है, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी के प्रत्याशियों की, तो जैसे खदेड़ा हुए वाली बात भाई ने कही, उसी के हिसाब से यहाँ पर भी बहुत जगह बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। जगह जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो पूरी सीटों में 1 सीट ऐसी मानी जा रही है, 1 या 2 सीट बीजेपी की सुरक्षित मानी जा रही है। वहीं बसपा के 2 सीटें, बसपा भी बढ़त बनाए हुए है 2, और अपने उसके साथ में 2 सीटों पर जो गठबंधन है, गठबंधन की सपा लोकदल गठबंधन बढ़त में आगे दिखाई दे रही है। बड़ा दिलचस्प बात कही गिरधर ने, कहा भाई बसपा भी मथुरा में कुछ मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। और बसपा ये पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ब्रज में भी आगरा तो मायावती ने कहा ही कि वो दलितों की राजधानी है, वहीं से उन्होंने इस बार चुनावी आगाज भी किया है। चुनावी रणभेरी मायावती ने आगरा से बजाई, वो कहा कि भाई ये दलित लैंड है। जैसे वो जाट लैंड की बात होती है कि भाई जाट लैंड जैन चौधरी का है, उसी तरह मायावती ने बाकायदे मन से कहा कि भाई ये दलित लैंड में हम हैं, दलितों की धरती है, दलितों की राजधानी यहाँ से हम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मथुरा, आगरा और आसपास के इलाकों में बीएसपी का मसला थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीएसपी मजबूत नजर आ रही है। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी, जैसे हमारे सहयोगी गिरधर बता रहे थे कि मथुरा में 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का उभार दिख रहा है, यानी वहाँ तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को मथुरा में जब ज़्यादा डेंट हो रहा है, आगरा में अजेंद्र ने बताया कि ज़्यादा डेंट हो रहा है। अगर हवा पानी को देख लें, बाकी तो मतदाता हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ होता है, मतदाता बहुत सयाना है, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो ऊपरी तौर पर दिख रहा, जो हवा का रुख दिख रहा, जो खेला होबे खदेड़ा होबे की बातें हो रही थी, उसको अगर बैरोमीटर माने, उसको पैमाना माने, तो ये स्थितियां नजर आ रही। मेरठ भी बसपा का जबरदस्त गढ़ कभी रहा है, लेकिन वहां भी 17 में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। राजू शर्मा के पास चलते हैं। शर्मा जी, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां वहां की हैं मेरठ की? क्योंकि मेरठ कभी बहुजन समाज पार्टी का वहां परचम फहराता था, वहाँ विधायक भी होते थे, वहाँ से मेयर भी हुए हैं और एक अच्छी खासी संख्या वहाँ से आती थी। लेकिन लगातार जब से राजेंद्र अग्रवाल वहाँ एमपी हैं, और उसके बाद 2017 में तो बिल्कुल भगवा ही रंग गया था। इस बार का चुनाव किस तरफ जा रहा है राजू शर्मा?
जी सर, अगर मेरठ के समीकरणों की बात करें तो इस बार सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियों के बीच बराबर की फाइट है। और बसपा की अगर बात करें तो बसपा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी भी सीट पर फाइट कर रही है, लेकिन भाजपा और सपा ये दोनों पार्टियां सभी सीटों पर फाइट करी है। मेरठ की अगर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा में से मात्र एक शहर विधानसभा सीट है, उस पर सपा के विधायक थे। 2017 में जब मोदी जी की लहर चल रही थी उस दौरान वो वहां से चुन के आए थे, शहर विधानसभा की जनता ने उन्हें चुना था। और इस बार की अगर हम बात करें तो 7 विधानसभाओं में से मात्र भाजपा की एक सीट कैंट विधानसभा जो है वो सुरक्षित मानी जा रही है। बाकी सभी 6 सीटों पर सपा फाइट कर रही है। और समीकरण की अगर हम बात करें तो समीकरण जो है, किसान आंदोलन जो हुआ है, किसान आंदोलन से बहुत समीकरण चेंज हुए और इसका जो है प्रभाव जो है चुनाव में देखने को मिलेगा। परसों मतदान है मेरठ में, तो कहीं ना कहीं वोटरों ने इस बार मन बना लिया है कि वो इस बार जो है बदलाव की ओर देख रहे हैं। जी ठीक बात है। जो आपने देखा वो जो आभास हो रहा है, जो परिस्थितियां नजर आ रही, हमारे सहयोगी राजू शर्मा बता रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हैं और गाजियाबाद बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ राजनाथ सिंह के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम जो कई ऐसे प्रत्याशी हैं, कुछ लोगों के टिकट भी कटे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लेकर पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। वहाँ क्या तस्वीर होगी ये बताएंगे जयवीर। मैं आपको बता दूं, मेरे दर्शकों को भी बता दूं कि गाजियाबाद एक अलग मिजाज का शहर माना जाता है। जनपद गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जो समर्थन में, यानी कि पक्ष में 5 सीट गई है 2017 में। लोनी एक विधानसभा है जहाँ पर 2012 में परिसमन के बाद लोनी का उदय हुआ है एक तरह से विधानसभा के रूप में। यहाँ पर 2012 में बसपा के खाते में सीट गई, 2017 में भाजपा के खाते में सीट गई है। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो गाजियाबाद की 2 विधानसभा सीटें थी, लोनी और मोदीनगर, जहां पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि तमाम जो अन्य 3 सीटें हैं वहां पर भाजपा भी भारी नजर आ रही है। बदलाव की बात करें तो लोनी के विधायक जो नंदकिशोर गुर्जर हैं भाजपा के, उनका कहना है 6100 करोड़। हालांकि अब अतिशयोक्ति लगती है क्योंकि 6100 करोड़ रुपए एक ही विधायक में भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने लोनी में 6100 करोड़ रुपए का विकास कार्य कराया जो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। लोनी की जनता खासतौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में चुनाव के दौरान 5 बार आ चुके हैं, लेकिन वो लोनी नहीं पहुंचे। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब 5 बार मुख्यमंत्री गाजियाबाद में पहुंचे, लोनी विधानसभा में नहीं पहुंची। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो काफी बढ़त बनाते हुए जयवीर कहीं मुख्यमंत्री उस प्रत्याशी से नाराज तो नहीं है? क्योंकि विधानसभा में एक सीन हम लोगों को अच्छी तरह याद है, जब नंदकिशोर गुर्जर ने कुछ अलग तरीके का सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी, भाई विधायक बड़े नाराज हैं मुख्यमंत्री जी से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई समीकरण हो इसलिए मुख्यमंत्री जी वहां ना गए हों? विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ लखनऊ विधानसभा में धरने पर बैठे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पिता को परेशान किया जा रहा है। हालांकि अगर जांच की बात करें तो जांच में सभी आरोप सही नहीं पाए गए थे। उसके बाद नंदकिशोर बैकफुट पर आए। वहीं जब किसान आंदोलन गाजियाबाद में चल रहा था और पूरी रणनीति के तहत 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन समापन को था, तो नंदकिशोर गुर्जर ने जो बयान आए थे उन बयानों से ही जो किसान आंदोलन है और लंबे समय और ये कहा गया था कि जिस वक्त राकेश टिकैत के आंसू गिरे थे और आंसू अंगारे बन गए थे, उस आंसुओं का जो कारण था वो नंदकिशोर गुर्जर और उनके लोग ही थे। इसीलिए बात बिगड़ी और आज किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षति होगी। जयवीर जी, मैं वही बताने जा रहा था कि जिस तरह के बयान नंदकिशोर गुर्जर के आए हैं वो बयान भाजपा को गाजियाबाद में काफी नुकसान दे रहे हैं। धोनी में तो भाजपा अब इस बार नजर नहीं आ रही है। भाजपा की बात करें, भाजपा के तमाम नेता हैं वो भी चुनाव में प्रचार के दौरान नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा के बात करें तो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह जी, वो लोनी आए, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ पर होनी चाहिए, जो जन समूह बनना चाहिए था, वो यहाँ पर उनके समर्थन में कहीं नजर नहीं आया। उनका बयान अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली काफी चर्चित रहा, जिससे उन्होंने, हालांकि नंदकिशोर गुर्जर लगातार लोनी
जननी को ध्रुवीकरण का प्रयास करते रहे, लेकिन हर प्रयास में वो विफल रहे। अब तो मैं कल की ही बात बता दूं कि कल उन्होंने एक संदेश चलाया कि उनके कार्यालय में जो मुस्लिम आतंकवादी, शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, उनके अनुसार जो उनके सहयोगियों द्वारा जो खबर पड़ा कि उनके कार्यालय में 3 मुस्लिम उग्रवादी घुस आए और 2 को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। बड़ा सवाल है कि जो लोग पुलिस को पकड़कर दिए गए थे उससे कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में साफ तौर पर कहा कि जो 2 युवक द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंपे गए थे, दोनों ही नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एकमात्र सहारा उनके पास भी ध्रुवीकरण ही है। कुल मिलाकर नंदकिशोर गुर्जर भी ध्रुवीकरण के ही सहारे हैं कि अगर छीका टूट गया तो विधायक बन जाएंगे ध्रुवीकरण का, और ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो फिर देखने वाली बात होगी कि उनका क्या होगा। एक और दिलचस्प सवाल है कि मदन भैया जो मुलायम सिंह के जरिए राजनीति में एंट्री हुई, और ये कहा जाता है कि मदन भैया, डीपी यादव ये मुलायम सिंह के जरिए राजनीति में आए और राजनीति का अपराधीकरण भी यहाँ से शुरू हुआ। उससे पहले हल्का फुल्का हुआ करता था, लेकिन जो प्रचंड अपराधीकरण है वो मदन भैया और डीपी यादव जैसे लोगों के जरिए से शुरू हुआ। इस बार मदन भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी? जवीर आपकी आवाज नहीं आ रही। मदन भैया यहाँ पर 4 बार विधायक थे। जब यहाँ पर टेकड़ा विधानसभा लगती थी, उसके बाद दैनिक परिसीमन के बाद 2 बार चुनाव हुए, 2012 और 2017। दोनों ही चुनावों में मदन भैया को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इस बार नंदकिशोर के विरोध के चलते यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार है मदन भैया, जो भारी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह का काफिला यहाँ पर मदन भैया के समर्थन में दिखाई दे रहा है, वो कहीं राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन की सीट को मजबूत बना रहा है। मैं आपको बता दूं, लोनी में 10 साल तक चेयरमैन रहे भामा दंपति भी नंदकिशोर के विरोध में खुलकर बागी हो चुके। उन्होंने भाजपा का इस्तीफा अपना सौंप किया और निर्दलीय रूप से यहाँ पर चुनाव मैदान में रंजीता भामा चुनाव लड़ रहे हैं। जिनकी लोकप्रियता की बात करें तो जिस तरह उन्होंने कल पंचायत की आज रोड शो के माध्यम से जो ताकत दिखाई है, वो ताकत भी कहीं ना कहीं नंदकिशोर को कमजोर कर रही है। जिस तरह की भीड़ नंदकिशोर के जो कार्यक्रमों में होनी चाहिए थी, वो वहां पर ना होकर रंजीता भामा और मदन भैया के कार्यक्रमों में दिखाई दे रही है। लोनी की जनता इस बार पूरी तरह से मैं कहूंगा कि खदेड़ा करने के मूड में नजर आ रही है। ठीक बात है, ठीक बात। एक बहुत ठीक बात, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जयवीर। बहुत जल्दी से गिरधर के पास आते हैं। गिरधर, श्रीकांत शर्मा किस तरह के मुकाबले में फंसे हुए हैं? क्योंकि जो खबर आ रही है कि वो उलझे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि मथुरा की सीट जो है, मथुरा जनपद पूरे प्रदेश के लिए हॉट सीट माना जा रहा है। जितनी भी पार्टियों के दिग्गज हैं सभी के लगातार दौरे चल रहे हैं। अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 22 बार सीएम बनने के बाद 22 बार अभी तक वो मथुरा का दौरा कर चुके हैं। अभी चुनावों में भी उनकी 2-3 बार रैलियां हो चुकी हैं। यहाँ आकर लगातार जनसंपर्क किया। उसके साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, उसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पर आकर प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी भी आज आई थी। लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ आकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की अगर बात करें मथुरा वृंदावन विधानसभा की, तो पिछली बार 2017 के चुनाव में श्रीकांत शर्मा 1 लाख से अधिक वोटों से, जो प्रदीप माथुर है कांग्रेस से 4 बार विधायक रहे, उनसे जीते थे सर। अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रदीप माथुर दोबारा से कांग्रेस से अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। श्रीकांत शर्मा मैदान में है। सपा लोकदल गठबंधन से हाथरस से पहले सादावा सीट से विधायक रहे देवेंद्र अग्रवाल मैदान में है। इसके साथ ही एक एसके शर्मा जो कि माट विधानसभा से पिछली बार भाजपा की सीट से उतरे थे, उन्हें अब की बार टिकट नहीं दिया। इससे बागी होकर के वो बसपा में शामिल हो गए। बसपा में शामिल होकर के काफी उन्होंने यहाँ पर मथुरा वृंदावन की जनता के बीच में बहुत कम समय में अपनी अच्छी पैठ बना ली। उसके बाद श्रीकांत शर्मा की जिस तरह से पहले 1 लाखों से अधिक वोटों से जीत हुई थी, अब की बार अगर हम बात करें तो श्रीकांत शर्मा उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोगों की अपेक्षाएं थी ऊर्जा मंत्री बनने के बाद, उन अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतर पाए। और उसके अलावा जिस तरह से यहाँ जो हर बार की जो फाइट होती थी मथुरा वृंदावन की, पिछली बार जैसे हुई थी कांग्रेस के प्रदीप माथुर और श्रीकांत शर्मा के बीच थी, लेकिन अब की बार त्रिकोणीय चतुष्कोणीय यहाँ पर संघर्ष हो गया है, क्योंकि चारों प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ ठीक बात है। बहुत दिलचस्प बात हमारे सहयोगी गिरधर बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला सीधा नहीं है। मथुरा की जो सीट है जिसमें श्रीकांत शर्मा लड़ रहे हैं, बड़ा पेचीदा है, त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जीत हार का अंतर काफी कम होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजू शर्मा आपका, जयवीर मावी आपका, गिरधर आपका और अजयेंद्र चौहान आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे सहयोगियों ने एक तरीके से मोटा मोटा ये बता दिया
कि वास्तव में कहाँ क्या स्थिति है। जो पिछले बार 53 सीटें आई थी पहले चरण की हम बात कर रहे हैं, इस बार बहुत मामला तगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला तगड़ा झेलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की ये भाषा है झेलना, तो इस बार झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन का जो साइड इफेक्ट है वो अभी भी वहाँ रिपरकेट कर रहा है, यानी वहाँ दिख रहा है। और किसान जब ठान लेते हैं ना तो कुछ करके दिखाते हैं। अब ये बात अलग है, मैं ये नहीं कहता कि भाई किसान जिससे नाराज हैं वो बहुत सबसे खराब दल है और जिसकी तरफ उनका झुकाव वो सबसे अच्छे दल हैं, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जो दिख रहा है सतह पर वो यही है।